नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। श्रेष्ठ कंपटीशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास पर बात करेंगे। ठीक है, इतिहास के स्रोत को लेकर पहले। ठीक है, इतिहास क्या होता है। इतिहास होता है प्राचीन घटनाओं का अध्ययन, या यूं कहें हम प्रमाणिक प्राचीन घटनाओं का जो अध्ययन होता है वो इतिहास ही होता है। और इतिहास की जो हमें जानकारी मिलती है, यानी इतिहास की जो हमें जानकारी मिलती है उसे हम बोलते हैं स्रोत। यानी इतिहास की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? स्रोत से मिलती है। और इतिहास के जो स्रोत होते हैं वो कौन से होते हैं? इतिहास के स्रोत आपको देखने को मिलेंगे, एक तो मिलेंगे आपको पुरातात्विक स्रोत, एक मिलेंगे आपको पुरातात्विक स्रोत, दूसरे मिलेंगे आपके साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो खुदाई के दौरान हमें मिलते हैं उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, और साहित्यिक स्रोत होते हैं, और तीसरे होते हैं आपके अभिलेख। अभिलेख से भी हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। जैसे हम बात करें पुरातात्विक स्रोत में, जैसे पाषाण काल के समय हमें खुदाई के दौरान जैसे हैंडेक्स कुल्हाड़ी मिली थी, चौपड़ चापर या औजार मिले थे होशंगाबाद जिले से, है ना। मानव खोपड़ी मिली थी, उससे भी हमें याद करते हैं। या हड़प्पा सभ्यता में अगर आप देखोगे धोलावीरा है, लोथल है, जहां से गोदीवाड़ा मिला था, ये सभी हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं। इनसे हमें पता चलता है कि ऐतिहासिक जीवन कैसा रहा होगा, यानी प्राचीन जीवन लोगों का कैसा रहा होगा। ठीक है, यानी क्या होता है, जैसे आप बात करेंगे, जैसे पाषाणकालीन स्थल आपके जो है चिरांद है, पॉलिशदार औजार मिले थे, बुर्ज होम है, मानव के साथ कुत्ते दफनाए गए थे, है ना। पल्लवरम यानी हैंडेक्स कुल्हाड़ी मिली थी, ये औजार हो गए, ये पुरातात्विक स्रोत में काउंट कर ले जाते हैं, जिससे ये पता चल जाए कि इतिहास यानी प्राचीन में लोग किस प्रकार जीवन जीते रहे होंगे। अगर बात करें साहित्यिक स्रोत में, तो साहित्यिक स्रोत होते हैं यानी जो लिखित साक्ष्य होते हैं। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है जो लिखित साक्ष्य होते हैं, पुस्तकें होती हैं, ग्रंथ होते हैं। जैसे प्राचीन ग्रंथ में बात करें तो आप देखोगे वैदिक सभ्यता यानी वेद हो गया आपका, वेद है, प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है, उसके बाद और भी इतिहासकार आते हैं, जैसे कल्हड़ की राज तरंगणी है, जैसे कल्हड़ की राज तरंगणी। ठीक है, पतंजलि अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, इसी समय मैगस्थनीज इंडिका हो गई, मैगस्थनीज की इंडिका हो गई। ठीक है, वाणवट का हरिश्चरित्र हो गया। ये सारी जितनी भी पुस्तकें हैं ये हमें प्राचीन काल यानी इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं कि लोगों का जीवन कैसा रहा होगा, राजनीतिक जीवन कैसे रहा होगा, उस समय की ये बात करते हैं। ठीक है, और भी आप मुगल काल में देखो, बाबरनामा है, अकबरनामा है, आईन अकबरी है, जो जितनी भी पुस्तकें हैं सभी हमें इस बात के साहित्यिक स्रोत में चर्चा होती है। बात करें अभिलेख की, तो अभिलेख में भी आपने देखो और भी है, जातक कथाएं हैं, जातक हैं बौद्ध ग्रंथ से, अगुंतर निकाय है, भगवती सूत्र है, त्रिपिटक है जो बौद्ध ग्रंथ है, ये भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। अभिलेख की बात करें तो अभिलेख जैसे आपको देखा होगा एरन अभिलेख हो गया, भानुगुप्त का एरन अभिलेख, है ना। मेहरौली स्तंभ लेख, सारनाथ स्तंभ, जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का, जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का, जहां से हमें सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है, पुष्यमित्र
वैश्यस झील का निर्माण करते हैं, ठीक है। पुष्यगुप्त वैश्यस झील का निर्माण करते हैं और शासक होता है उस समय चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक उसका पुनरुद्धार करते हैं, जीर्णोद्धार भी करते हैं, उन्हें उसका उद्धार करते निर्माण करते हैं। इसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख मिलती है जो गुजरात में पड़ता है। ये आपके अभिलेख हो जाएंगे। इसी में स्तंभ लेख हैं, लघु स्तंभ लेख हैं, जो पत्थरों पर खुदाई करके जो लिखवाए जाते थे, लेख करवाए जाते थे, ठीक है। ये हमें ऐतिहासिक स्रोत के बारे में हमें जानकारी देते हैं। हमें पता चलता है कि इतिहास में लोग किस प्रकार जीवन जिए होंगे या जो भी है, ठीक है, इस तरह की। ये हमारे स्रोत है मुख्य। काफी स्रोत हैं, जैसे जैसे इतिहास में पढ़ते रहेंगे कि तो हम स्रोत के बारे में भी चर्चा करते रहेंगे। तो आज उसी से संबंधित मैं एमसीक्यू लेकर आया हूं। लगभग 20 एमसीक्यू पर हम आज बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो चलते हैं एमसीक्यू पर। देखिए पहला प्रश्न है, बीते ही युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। यानी बीते समय में प्राचीन, यानी जो बीत गया समय है, प्राचीन काल में लोगों को जीवन के बारे में जानकारी देने के लिए हम जो स्रोत है उन्हें क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत, भौगोलिक स्रोत, सामाजिक स्रोत या राजनीतिक स्रोत। तो उन्हें क्या जाता है? ऐतिहासिक स्रोत। बीते युगों के बारे में जानकारी के लिए उन्हें क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणिक हैं। साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणिक हैं। साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती। देखिए, साहित्यिक स्रोत यानी जो लिखित साक्ष्य होते हैं, और पुरातात्विक स्रोत जो हमें औजार, हथियार या जो भी खुदाई के दौरान मिलते हैं, या स्तंभ लेख हो गए, एक प्रकार से ये पुरातात्विक स्रोत हैं। यानी इनमें बदलाव करना असंभवतः नहीं है। लेकिन साहित्यिक स्रोत में क्या होता है कि बदलाव कर सकते हो आप। साहित्यिक जो पुस्तक होती है, इनमें आप देखोगे कि किसी आज कोई पुस्तक लिखी जाए, अगर उसी पुस्तक को पुनः लिखा जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखिए, इतिहास की जानकारी के लिए पुरातात्विक स्रोत का अधिक महत्व है, क्योंकि साहित्यिक स्रोतों की तुलना में इनसे प्राप्त जानकारी अधिक विश्वसनीय, प्रमाणिक एवं दोष रहित मानी जाती है, क्योंकि बदलाव नहीं हो पाता है। इसके दो कारण है। प्रथम, पुरातात्विक अवशेष समसामयिक एवं प्रमाणिक दस्तावेज होते हैं, ठीक है। दूसरा है, साहित्यिक स्रोतों की तुलना में इनमें अतिरंजना का अभाव होता है तथा ये काल विशेष के दोष रहित पारदर्शी दस्तावेज होते हैं, ठीक है। इनमें कोई बदलाव संभवतः नहीं हो पाता। अगला प्रश्न है आपका कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी जाती है? प्राचीन वैदिक युग की, मैंने बताया था कि हमें वैदिक काल की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। वैदिक सभ्यता ही हिंदू सभ्यता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद या पुराण? तो श्रुति ग्रंथ की बात करें तो इसका सही आंसर आपका पुराण हो गया। पुराण वेदों का हिस्सा नहीं है। पुराण वेदों का हिस्सा नहीं है, वे उत्तर वैदिक साहित्य है जो ब्रह्मांड विज्ञान, भूगोल, चिकित्सा, वंशावली, खनिज विज्ञान, व्याकरण आदि जैसे विभिन्न विषयों को शामिल करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और उस ग्रंथ में नहीं है, यह विश्व में अलभ्य है? इस बात की जानकारी हमें कौन सा ग्रंथ देता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या महाभारत? तो इसका सही आंसर आपका महाभारत। ऊपर दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है महाभारत। महाभारत एक प्रसिद्ध भारतीय महाकाव्य है जो महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। यह दावा करता है कि जो ज्ञान महाभारत में है वह वास्तविकता में विश्व के अंदर होता है, और जो ज्ञान उसमें नहीं है वह विश्व में अलभ्य होता है। महाभारत में युद्ध, धर्म, राजनीति, योग्यता, परिवार, दोस्ती, धर्मयुद्ध, विश्वास, नीति आदि विषयों पर विचार व्यक्त किए जाते हैं। यह भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण और व्यापक ग्रंथ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है।
त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था आपको, ये किसका है? त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूल सरस्वतीवाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। या हम बात करें, बौद्ध ग्रंथ की भाषा पाली थी, बौद्धों की भाषा कैसी थी? पाली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जातक किसका ग्रंथ है? जातक कथाएं यानी किससे संबंधित है? वैष्णव, जैन, बौद्ध, शैव। इसका सही आंसर आपका बौद्ध। जातक या जातक पाली या जातक कथा बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक या सूत पिटक के अंतर्गत खुद का निकाय का 10वां भाग है। त्रिपिटक में विनय पिटक, आदिधम्म पिटक और सूत पिटक तीनों आते हैं, तीनों ग्रंथ आते हैं। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या कोमारेल भट्ट। तो इसका सही आंसर है मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद और नागसेन के मध्य वार्तालाप का जिक्र होता है। मिलिंद पन्हो एक पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ है, जिसकी रचना 100 ईसा पूर्व है लगभग। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन, भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। भारत की ओर से बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद के बीच संवाद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? मैकियावेली की पुस्तक थी प्रिंस, तो उससे तुलना की जाती है। तो उसका आपका है कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। तो उसका सही आंसर आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य यानी चाणक्य उर्फ काली ब्राह्मण या विष्णुगुप्त इन्हीं के नाम है, और इसे पूर्व भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए। मैकियावेली का प्रिंस एक राजनीतिक शासकीय कार्य है, जो सत्ता के संचालन, राजनीतिक शक्ति की नीतियों पर केंद्रित है। इस दृष्टिकोण से इस पुस्तक की तुलना कौटिल्य का अर्थशास्त्र से की जा सकती है। अर्थशास्त्र भी एक राजनीतिक और शासकीय शास्त्र है, जो राज्य की स्थापना, प्रशासन, राजनीति और शासन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करता है। दोनों पुस्तकों में सत्ता शासन की रणनीतियों पर गहन विचार किया गया है, इसलिए प्रिंस अर्थशास्त्र के बीच तुलना की जा सकती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? अभी हमने देखा था आर्थिक जीवन है, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन। अभी देखा था क्या था? राजनीतिक नीतियां। राजनीतिक नीतियों पर के पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हड़ की अभी बताया मैंने, पिछली क्लास में बताया था क्या था? अर्थशास्त्र, कंटिका पुराण या राजतरंगिणी। ये कल्हड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अष्टादही किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टादही किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा। ये व्याकरण, संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं, प्रत्येक पद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। इस प्रकार अष्टादही में 8 अध्याय, 32 पद और सब मिलाकर लगभग 4000 सूत्र हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। महाभाष्य के रचनाकार हैं कौटिल्य, पतंजलि, कालिदास या भारवी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पतंजलि। ठीक है, चलिए। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टादही के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखी, जिसे व्याकरण महाभाष्य का नाम दिया। महाप्लस भाष्य, समीक्षा, टिप्पणी, विवेचना, आलोचना। व्याकरण महाभाष्य में कात्यायन, कार्तिक भी सम्मिलित है, जो पाणिनि के अष्टादही पर कात्यायन के भाष्य है। अगला प्रश्न। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था। मालविका अग्निमित्र यानी मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा है, इस पुस्तक में कालिदास द्वारा लिखी गई थी। तो कौन इसका? अग्निमित्र। ठीक है, संस्कृत नाटक है ये। विदेश की राजकुमारी मालविका और विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम, उनके विवाह का वर्णन है। यह नाटक राजमहलों में चलने वाला प्रेरणा षड्यंत्र का उन्मूलक है तथा इसमें नाट्य प्रक्रिया का समग्र सूत विदूषक के हाथों में समर्पित है। ठीक है, अगला प्रश्न है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास का मालविका अग्निमित्र, बाणभट्ट, वाल्मीकि या वेदव्यास। तो हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी हर्षचरित।
ठीक है, चलिए हर्ष के जीवन, हर्ष के समय, भारत के इतिहास पर प्रकाश डालिए करिए। अगला प्रश्न है, विक्रमांक चरित के रचनाकार नाम है कल्हण, विल्हण, वाल्मीकि या वेदव्यास? तो उसका सही आंसर आपका विल्हण। विक्रमांक देव चरित की रचना 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कश्मीर कवि विल्हण द्वारा की गई थी। चालुक्य वंश के विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में राजाश्रित थे। अगला प्रश्न, चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, परमाल रासो, विशलदेव रासो? इसका सही आंसर है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। इसके रचयिता चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे। उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी करते थे। चंद्रवरदाई हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि तथा पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? नियार्कस आया था, एनास्किस्टस ये भी आया था, एरिस्टोबुलस सिकंदर के साथ था, डायमेकस जो है वो सिकंदर के साथ नहीं आया था। डायमेकस सेल्यूसिड साम्राज्य का एक यूनानी था, वह 3री शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है। डायमेकस पाटलिपुत्र में मौर्य शासक बिंदुसार अमित्रगाथा के दरबार में राजदूत बने। इन्हें एंटियोकस प्रथम सोटर द्वारा भेजा गया था। डायमेकस प्रसिद्ध राजपूत इतिहासकार मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी थे। अलेक्जेंडर की सेना में निरियाकस एक अधिकारी, एक निर्वाच या नोडल कमांडर था। आनेसिक्रेटस एक यूनानी इतिहासकार, लेखक और निबंधक नारद थे जो एशिया में अपने अभियानों पर अलेक्जेंडर के साथ थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो भारत आने वाला सबसे पहला यात्री था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी संगत सेल्यूकस, यूनानी सामंत सेल्यूकस भारत में एक फिर राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था, किंतु उसे संधि करने पर विवश होना पड़ा तथा संधि के अनुसार मेगास्थनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। वह कई वर्षों चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। 305 में जो सिंधु नदी किनारे युद्ध होता है जिसमें 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य देता है, ठीक है, सेल्यूकस को। इसकी पुत्री थी सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलना, कहीं कहीं चेलना भी आता, वह चंद्रगुप्त से किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? तो मेगास्थनीज पुस्तक है इंडिका। इंडिका ग्रीक लेखक मेगास्थनीज द्वारा मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। यह मूल रूप से प्राप्त नहीं हुए परंतु उसके कुछ भाग परवर्ती लेखों के ग्रंथों से प्राप्त हुए हैं। इनमें डियोडोरस, सुकिलस, स्ट्रेबो, प्लिनी और एरियन यानी इंडिका, प्लूटार्क, जस्टिन के नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।